हेलो बच्चों, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आज चैप्टर तो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दरअसल इसमें दो बिछड़े भाइयों की कहानी सुनने वाले हैं। चैप्टर जो कहानी से चलेगा तो इसको बनाएंगे कुछ ज़्यादा मज़ेदार, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। ज़रूरी है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि एक चैप्टर हो जाए तैयार। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं। जितने इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये है कि पहले जो साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है वो अलग ब्रांच है और इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है वो अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। वहीं पर एक महान वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा था तट बुड़बक क्या बोलते हो बे, ऐसा कुछ नहीं होता है, इनमें रिलेशन है और हम तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो वो बिहारी बाबू, एक्चुअली वो बिहार के नहीं थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ओर्स्टेड भाई साहब पहुंच गए कि तट बुड़बक हम बताएगा कैसे रिलेशन इन दोनों में है, ठीक बा। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कैसे रिलेशन है ना, वो भी समझेंगे। तो कुल मिला करके ओर्स्टेड ने ये बात कह दी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इन दोनों में रिलेशन है और ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे करते हैं तो वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से करके बताया। तो एक तो ये चीज़ आपने देखी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरा, मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है, पूरा मैग्नेट पार्ट, वो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैग्नेट के बारे में समझ लेते हैं कि ये मैग्नेट क्या है। ये मैग्नेट क्या है, ठीक। आपने देखा होगा पहले के टाइम में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं थी, है ना। पढ़ाई लिखाई से तो वैसे भी मन नहीं था लोगों का, बस ऐसे ही गुजर बसर के लिए कर लिया वो कर लिया। तो हुआ ये कि यहाँ भी एक कहानी छोटी सी आ जाती है। इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक ठो बबुआ अपने हाथ में टूल था। टूल मीन्स एक औजार था जिससे पेड़ों की जो टहनियाँ उसको काटा जाता था, उसे डंगी कहते हैं। शायद आपने देखी हो, कमेंट में बताना अगर देखी हो तो। जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं उन्होंने ज़रूर देखी होगी। तो वो भाई साहब अपने साथ भेड़ों को लेकर के चल दिए। डरपोक थे, बहुत बड़े डरपोक तो थे ही। गए चराने गए थे भेड़ों को, तो एक पत्थर रखा हुआ था, उसके पास जाके पर बैठ गए वो। जैसे ही उन्होंने अपना जो टूल था उसको रखा, वो फटाक से उस पत्थर से चिपक गया और भाई साहब की सिट्टी पिट्टी गायब। उनको लगा पता नहीं क्या है इसमें। अब डरते डराते पहुंचे उस टूल के पास और उसको खींचने लगे कि ये मेरे पास आ जाए। जैसे तैसे खींचा, वो फिर चिपक गया। अब तो बिल्कुल ही हालत पतली हो गई। वहाँ से दौड़ लगा दी लंबी वाली, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कहाँ है भेड़, कहाँ है टूल। भागते जा रहे हैं नॉन स्टॉप, बिना ब्रेक के, तूफान की तरह। जो फ्लैश होता है ना, आपने देखा हुआ जस्टिस लीग में, उसी स्पीड से। घर पर पहुंचे, सब लोग बोले क्या है कि भूत है, कि गजर है भूत, कि उसने मेरी वो ले ली, डंगी ले ली। किसने ले ली डंगी? भूत ने ले ली। अच्छा भाई, कौन सा भूत है, ज़रा हम भी मिले चलो। सब लोग गांव वाले गए भाई, बातों पे कुछ को तो विश्वास हो रहा था कि इसकी हालत तो इतनी ख़राब थी कि वो पीछे छिप छिप के चल रहे थे। पहुँचे, वो डंगी वहीं की वहीं चिपकी हुई थी उससे। तो एक बंदा गया, उसने उसको खींच के और फिर पीछे की तरफ चला आया। बोला कहाँ है भूत, कहाँ चिपक रहा है इससे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या किया था तूने? कि मैं तो इसको लेके बैठा था, जैसे ही बैठा वो फिर से चिपक गया। पूरे गांव वाले डर गए, 100 करके पीछे हट गए, भूत है वाकई में। अफवाह फैल गई। साइंटिस्ट आए, ऑब्जर्वेशन किया, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके बताया कि तट पड़वक, यहाँ कौन भूत भूत नहीं है। ये तो पत्थर में ही इस तरह की प्रॉपर्टी है कि ई आयरन की बनी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। क्या समझे इससे? क्या समझे इससे? ये समझे कि मैग्नेट वो सब्सटेंस है, मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो अपनी तरफ किसी भी आयरन या आयरन से बने सब्सटेंस को, आयरन या आयरन से बने सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है।
तो मैग्नेट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब ये जो मैग्नेट है, ये नेचर में भी पाई जाती है, जिसको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और ये मैन मेड भी है, यानी कि मैन मेड द्वारा भी इसको तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट लोड स्टोन होता है, इसको हम लोड स्टोन कहते हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये भी कई तरह की होती हैं। जैसे एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। एक होता है कंपास, एक होता है बार मैग्नेट, एक होता है रिंग मैग्नेट या रिंग शेप मैग्नेट, ठीक है। तो हमको जनरली ये बार मैग्नेट और ये कंपास देखने को मिलेंगे। बार मैग्नेट क्या है? तो ये बार मैग्नेट कुछ इस तरह की होती है, साबुन की जो टिक्की होती है, उतनी बड़ी मैग्नेट की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे साइज़ में बात कर रहा हूँ। इस तरह की मैग्नेट, छोटा साइज़ ऐसा बना देता हूँ, वो छोटू साइज़, ये रहा छोटू साइज़। और रिंग शेप मैग्नेट कुछ ऐसी होती है, सर्कुलर टाइप की। सर्कल अच्छा नहीं बना, मज़ा नहीं आया भाई सर्कल में, है ना। तो इसको 3D बना दो ज़रा, ये बन गया लो 3D। हॉर्स शू मैग्नेट कुछ ऐसी होती है, जिसको भी 3D बनाओ, आप भी बना के देखना, मैं तो क्या 3D बनाता रहता हूँ। तो ये कौन सी है? ये हॉर्स शू मैग्नेट, या यू शेप मैग्नेट भी कह सकते हो आप इसे, यू शेप। ये कौन सी है? ये रिंग शेप है। ये कौन सी है? ये बार मैग्नेट है, ठीक। इतनी सारी जो चीज़ें हैं इनको आपको नोट कर लेना है। इसके बाद हम चलेंगे उन दो बिछड़े भाइयों की तरफ जो कहते हैं कि भैया दीवार क्यों नहीं टूटती। अब मुझे सीमेंट का ऐड नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट करो। तो अब आते हैं दो भाइयों की तरफ, है ना। तो एक भाई है ये और एक भाई है ये। बड़ा प्रेम हुआ करता था इन दोनों भाइयों में, जबरदस्त वाला। थे लेकिन बड़े शैतान। एक दिन जा कर के एक साधु को छेड़ दिया। उन्होंने दे दिया श्राप कि जाओ, अब तुम एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं पाओगे, दूर हो जाओगे। दोनों रोए गिड़गिड़ाए कि ऐसा मत करो, हम तो साथ रहना चाहते हैं। तो वो बोले कि भाई श्राप तो दिया है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले जैसा कर दूँ, संशोधन कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तुमको एक मैग्नेट में डाल देता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम मिलोगे नहीं, कभी मिलोगे नहीं। एक मैग्नेट में रहोगे लेकिन मिलोगे नहीं, यानी कि मैग्नेट के किनारे बन जाओगे तुम। तो ये एक मैग्नेट के अंदर समा गए, एक किनारे पर ये आ गए, एक किनारे पर ये आ गए। इसको बोला गया नॉर्थ भाई हैं ये, यानी कि नॉर्थ पोल, और इसको बोला गया साउथ भाई हैं, ये है साउथ पोल। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ईच मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। वही बिछड़े भाई, कौन कौन से? एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा और क्या चीज़ थी? तो ये जो मैग्नेट आपको दिख रही है, साधु जी का भाई वरदान प्राप्त था कि नहीं, कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आप इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ोगे, आप कहो कि कैसे अलग नहीं कर सकते, हम तो अलग कर देंगे, बीच में से तोड़ डालेंगे, अलग हो जाएंगे ना। अगर आपने बीच से इसको तोड़ दिया, इसके आपने 2 टुकड़े कर भी दिए, तो ये दोनों के दोनों जगह मौजूद रहेंगे। ऐसा इनका
क्या था, वरदान प्राप्त था इनको, ऐसा इनको वरदान प्राप्त था, यानी कि नॉर्थ और साउथ यहाँ भी होगा, नॉर्थ और साउथ यहाँ भी होगा, आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नेवर बी separated, can never be separated। और क्या था, एक और खासियत थी इनमें, क्या कि मान लो ये पोल है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ये दूसरा मैग्नेट है, इसमें भी है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। कह रहा है कि लाइक पोल्स जो हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल्स जो हैं, अनलाइक पोल्स ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक, और अनलाइक हैं तो ऐसे केस में ये दोनों मैग्नेट चिपक जाएंगे, दोनों मैग्नेट क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और अगर आपने मैग्नेट को इस तरह से रखा कि यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल, यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल, तो इस केस में ये रिपेल करेगी और इस केस में ये अट्रैक्ट करेगी। 3 प्रॉपर्टी होगी। एक और है, क्या, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब भी किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, इट अलाइन इटसेल्फ टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी कि मान लो ये कोई एक धागे से आपने मैग्नेट को बांध दिया है, तो जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी ये मैग्नेट। ये क्या हो गई सर, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। देखो अट्रैक्ट तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी इसकी होती हैं, तो इसको आप अब नोट कर लीजिए। हम पहुंच गए 3rd पॉइंट तक, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से समझते चलो, नोट करते चलो, नोट्स बनाते चलो, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। करते क्या है, आए या होता नहीं है जैसे कहीं किसी रूम में देखना हो क्या हो रहा है, बस गेट खोला, झाँका और निकल लिए, कहीं पता नहीं ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा लिया। तो भाई ज़बरदस्ती कोई नहीं कर रहा, यहाँ तो वैसे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं। टॉपिक है, पढ़ना आपको है, नहीं पढ़ना हो भी आपको, सब आपके ऊपर है। चाहते हो अच्छे नंबर आ जाए तो पढ़ लो, नहीं चाहते हो कोई बात नहीं। ये भी हो सकता है भाई अलग अलग सबका स्टाइल बच्चों को पसंद आता हो सकता है मेरा स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा हो तो झाँक के चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा हो बिल्कुल पढ़िए। और हाँ, बार बार कहलवाई लेते हो, लेकिन वीडियो को शेयर करो बच्चों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दे आप नए हो तो। चलो ये तो वही सब बात है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो यहाँ एक मैग्नेट को मैंने रखा, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है, और इस मैग्नेट के पास मैंने एक आयरन नेल लिया। आयरन नेल का मतलब चोबा है ना, ये आयरन नेल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको इसके पास ला के रख रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ रखा, फिर मैंने इसको यहाँ रख के देखा, फिर मैंने इसको यहाँ रख के देखा, फिर मैंने इसको यहाँ रख के देखा। जब मैंने यहाँ रखा था तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, इस मैग्नेट ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। इसको यहाँ रख के देखा तो भी अट्रैक्ट नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया। और जैसे ही मैंने इसको इस जगह पर लेके आया, इस मैग्नेट ने इसे तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और ये आयरन नेल इससे चिपक गया मान लो। इसका मतलब कि कुछ न कुछ ऐसा इसके आसपास एरिया है
जिसमें एंटर करते ही ये मैग्नेट से चिपक जाएगा। यानी कि इस मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया है, इसमें आप जैसे ही कहीं भी आयरन नेल को रखोगे तो इस मैग्नेट से चिपक जाएगा। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which its influence can be experienced। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? is called मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? यहाँ तक समझ आया तो कमेंट करके मुझे बताओ कि सर यहाँ तक समझ आ गया, और मज़ा आया कि नहीं आया वो भी बताओ साथ के साथ, है ना। दो चीज़ें बताओ ज़रा फटाफट से। मैथ की तो देखो सारी वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली हैं, फिजिक्स के भी फटाफट कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो इसको नोट करो। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि ये क्या होता है सर। तो मैंने अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था कि मान लो ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक। और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में इस मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप रिप्रेजेंट करोगे। कैसे करते हैं सर, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो एक एक्टिविटी आपको करके देखनी पड़ेगी। क्या? आप एक मैग्नेट लीजिए, एक टेबल पर एक मैग्नेट को रखो आप ऐसे, और आयरन फिलिंग्स जो होती है ना, बहुत बारीक बुरादा लोहे का, वो इस मैग्नेट के चारों तरफ आप स्प्रिंकल कर दो। जैसे ही आप स्प्रिंकल करोगे तो एक पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे। क्या? कुछ इस तरह का पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे, ऐसा जिस तरह का पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे। तो ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये जो कर्व आपको नज़र आ रहे हैं, ये कर्व ही कहलाते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड और उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं वहाँ मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इधर भी ज़्यादा होगी, सेंटर में कम होती है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपको ड्रॉ करनी भी है तो ड्रॉ भी कर सकते हो। कैसे पता है? आप कंपास लो, कंपास तो आप जानते हो नीडल होता है इस तरह से। अब कंपास को आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लेकर के जाओ, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लेकर के जाओ। तो आप जब इसको यहाँ रखोगे तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, इधर रखोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगी, इधर रखोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगी, इधर रखोगे इधर, 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 इधर और इधर। कंपास में ये वाला जो है ये नॉर्थ पोल है और ये वाला कौन सा है? साउथ पोल है, ठीक है। तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। फिर अलाइन तो करता है ना, आपने पढ़ा भी था कि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इफ दे आर अनलाइक दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ भी ये नॉर्थ पोल है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो देखो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बन गया। इधर भी बना सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, ऐसे। ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखी जा सकती है, कुछ ऐसे ही बनेगी। आपके पास यदि कंपास हो, मैग्नेट के पास रख के आप इसको घर पे भी कर सकते हो। इसको भी मिला दो आप इस तरह से, यूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कुछ इस तरह की मिलेंगी, ये ऐसी, इस तरह की, इस तरह की।
ये कहलाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा याद रखना कि कोई भी मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो जो पोल्स होते हैं उसके नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो पोल्स पर ज़्यादा होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये कैसी होती है? मैक्सिमम होती है एट पोल्स और मिनिमम होती है एट सेंटर। समझ आ गई यहाँ तक बात? यहाँ तक बात समझ आएगी नहीं? फटाफट से बताओ। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को और देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो, इनकी प्रॉपर्टीज़ और देख लो। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। ठीक है। सेकंड कहता है दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बताता हूँ मैं भी आपको, पहले आप नोट कर लो। दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड ही मैंने लिखा ही था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट सेंटर। और फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ये भाई साहब हल्के पड़ गए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, यदि पूछी जाती हैं तो आपको ये बताना है। और CBQ यानी कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसके हिसाब से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इतनी चीज़ हमने लिख ली, इनको समझ लेते हैं। तो देखो, जब भी किसी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाएगी तो वो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व होगा। क्लोज्ड है, देखो ये ओपन नहीं है, और कंटिन्यूअस कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है यूँ करके, ऐसा यूँ नहीं है, क्यों? क्लोज्ड भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो ये कहलाता है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व हो गया पहली प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं? क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं। दूसरा है कि जब भी आप दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कितनी भी ड्रॉ कर रहे हो लेकिन ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती, ये क्लोज्ड और कंटिन्यूअस होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी, जबकि यहाँ सेंटर पर कम होगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है। और एक और चीज़ बता रहे थे आपको, एक और चीज़ बताते हैं, वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है? देखो, अगर मैग्नेट की बात की जाए तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। एक्टिविटी जब हमने परफॉर्म की थी, ध्यान हो आपको, जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी तो कुछ एरो ऐसे बन के आए थे यूं, तो ये नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ किसकी तरफ गया है? साउथ की तरफ। बाहर तो जाएगा नॉर्थ साउथ की तरफ, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। आउटसाइड द मैग्नेट वो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, जबकि इनसाइड द
मैग्नेट ये होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं राइट हैंड थंब रूल की तरफ। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से पहले एक चीज़ आपको और बता देते हैं। हम बात कर रहे थे ओरस्टेड की, आप कहोगे सर वो कहाँ खो गए बिहारी बबुआ। ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट आवत हैं, बतावत हैं, रुकता नहीं मर्दा, आवत नहीं। सर आप भाषा कैसे बोल रहे हैं? एक्चुअली जब हम रहते थे अपने हॉस्टल में, हम अपने हॉस्टल में रहते थे तो सब जगह के बच्चे होते थे वहाँ, बिहार साइड के भी, हरियाणा के, पंजाब के, सब जगह के दोस्त थे। तो वो सारी भाषाओं की झलक कहीं ना कहीं मिल जाती देखने को। तो उनसे हम सीख गए और वो हमसे एटा की भाषा सीख के गए, है ना। जैसे जो स्पेशली जो खड़ी बोली होती है, और भी मेरे साथ के थे एटा के साथी, क्या कर रहे हो अरे, किधर जा रहे हो अरे, वो सीख गए वो बच्चे बिहार के जो थे। और जो मेरे टच में थे उनसे मैंने जो जो मैं सीख सकता था मैंने सीखा, और उनको एक चीज़ भुला दी। एक्चुअली में बिहार साइड में आप देखोगे ना, तो ये जो एक्स है इसको वो बोलते हैं यॉक्स, यॉक्स। एम को बोलते हैं यम, एन को बोलते हैं यन। वो वहाँ का मतलब बोली ही है वो। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना देहाती में, अगर आपने देखा होगा कुछ शब्द होते हैं अलग ही, जैसे वो शब्द है यहाँ गाँव में सुना होगा आपने। इसी तरह से वहाँ की जो भाषा है उसमें ये झलकें होती हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखो, तो इन्होंने भाई साहब ने बताया कि ये जो मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें आपस में ये कोरिलेट करते हैं दूसरे से कैसे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक सेल लिया उन्होंने, या पावर सप्लाई मान लो आप, ये पावर सप्लाई ली उन्होंने, और यहाँ एक कंडक्टर यानी कि कंडक्टिंग वायर लिया है। कंडक्टिंग वायर का मतलब होता है जिससे करंट पास हो। दूसरे कलर से दिखा दूँ क्या, बशर्ते इसमें सही दिख जाए तो है। ये है कंडक्टिंग वायर। ठीक है, कंडक्टिंग वायर का मतलब होता है जिससे करंट पास हो सके। तो ये टर्मिनल हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, और इस कंडक्टिंग वायर के पास उन्होंने कंपास को रखा। ये है कंपास, ये है कंपास। ठीक, ये कंपास की निडल हो गई। तो उन्होंने देखा कि जब, अच्छा एक स्विच और लगा देते हैं, स्विच नहीं लगाया हमने, ये स्विच है ऑन ऑफ। उन्होंने देखा कि जब स्विच ऑफ था, जब स्विच ऑफ था तो कंपास की जो नीडल थी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, नो डिफ्लेक्शन, जैसा था वैसा ही रहा। कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया जब पावर सोर्स ऑफ था तब। अब उन्होंने क्या किया, इस की को कर दिया ऑन, यानी कि स्विच को ऑन कर दिया। ये केस है, ठीक है, ये केस 1 हो गया। अब केस 2 में क्या हुआ, जब स्विच को ऑन किया गया तो उन्होंने देखा कि कंपास में डिफ्लेक्शन आया है। कंपास में क्या आया, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब तो बता दो सर। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो नीडल है ये मूवमेंट करने लगी। तो अब आप देखो, जब आपने इसको पावर सोर्स को ये लगा हुआ है यहाँ पर, स्विच को ऑन कर दिया, तो करंट किधर फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी कि जो करंट है वो फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ, ओरस्टेड ने देखा कि ये जो कंपास था इसमें डिफ्लेक्शन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हुआ था। तो जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो जो डिफ्लेक्शन था वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हुआ। अब उनको एक और आया कि अभी नहीं, एक और एक्सपेरिमेंट मारते हैं। तो वो दूसरी सिचुएशन पर ले गए। उन्होंने क्या किया कि इसकी पोलरिटी को चेंज कर दिया। किसकी पोलरिटी को,
सेल की पोलरिटी, पोलरिटी का मतलब है नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। और ये रहा कंडक्टिंग वायर ए बी, यहाँ भी इसका नाम दे देते हैं हम ए बी। और यहाँ ये पावर सोर्स लगा हुआ है। अब जब तक ये कंपास है, जब तक स्विच ऑफ था तब तक तो कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। स्विच ऑफ में क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन। ठीक, जैसे ही स्विच ऑन किया गया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। स्विच को जैसे ही ऑन किया गया तो क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ किधर से किधर को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कंपास भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट हुई। तो इसमें डिफ्लेक्शन भी किधर हुआ, डिफ्लेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, अब ओरस्टेड ने सर ये कैसे बता दिया कि इनमें रिलेशन है, ये तो डिफ्लेक्शन ही तो देखा। तो ज़रा ध्यान से समझो बात को। कोई एक मैग्नेट और कोई एक दूसरी मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल है। तो मैग्नेट के रूल्स क्या कहते हैं कि अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इन दो मैग्नेट को यदि आप पास में रखोगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगी। और अगर पोल्स सेम है तो क्या होगा, तो ये एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर देंगी। यानी कि मैग्नेट में मूवमेंट होगा। आपने बचपन में तो बहुत खेला होगा मैग्नेट से, करके देखा नहीं था, एक साइड में चिपक जाता है दूसरी साइड में ताकत लगाते चिपकता ही नहीं है। तो वो कब हो रहा था, जब एक मैग्नेट को आप दूसरे मैग्नेट के पास लेकर के आ रहे थे तभी तो ऐसा हो रहा था। जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेकर के आ रहे थे तभी तो ऐसा हो रहा था, यानी कि मूवमेंट तभी तो हो रहा था। तो ये नीडल, ये जो नीडल है ये भी तो मैग्नेट ही है। और अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन का मतलब अगर ये मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब कि ये जो सेटअप लगा हुआ है पूरा, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और जबकि इस सेटअप में इलेक्ट्रिक सप्लाई रन कर रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म का एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ने मैग्नेटिज्म वाला बिहेवियर शो किया। यही तो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ने मैग्नेटिज्म वाला बिहेवियर शो किया। यही ओरस्टेड ने बताया था। अच्छा, ये जो रूल है डायरेक्शन निकालने का, इसको हम स्नो रूल कहते हैं, याद रखना, SNOW, स्नो रूल। तो ये भी हो गया, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हो गया, इसको आप नोट कर लो। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है राइट हैंड थंब रूल। अब आता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये क्या है, इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल, या इसको मैक्सवेल, अरे वो खिलाड़ी नहीं है, ये साइंटिस्ट थे, मालूम पड़ा क्रिकेट में पहुंच गए कि सर ने तो मैक्सवेल का नाम दिया भाई। नहीं, क्या है ये थंब रूल। हाँ, तो ये वाला चैप्टर जो है ना, इसमें डांस वांस भी सीखोगे कुछ ऐसे, यो फिर दोनों हाथ से करोगे, अभी थोड़ी देर में करने लग जाओगे। आज तो एक ही हाथ से करवाएंगे, उल्टे हाथ से। अगली जो वीडियो इसमें दोनों हाथ से करवाएंगे ऐसे। खैर, इसे देखो पहले। तो जब किसी का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो हम ऐसे करते हैं ना, बहुत अच्छे करते हो कि नहीं, वही हाथ बनाना है आपको। लेकिन कौन सा वाला, राइट हैंड। तो आप राइट हैंड लीजिए और थंब को अप डायरेक्शन में प्लेस करिए, ये थंब है। तो जब आप थंब को रिप्रेजेंट करोगे तो ये कुछ, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल रूल या कॉर्क स्क्रू रूल, ये क्या था। तो ये हाथ उखाड़ के हमने यहाँ चिपका लिया है। कैसा बना बताना, कमेंट में बताना कैसा बनाया मैंने। बन गया बस। इन्होंने ये कहा कि अगर थंब को, मान लो ये थंब है, थंब अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता रहा है, थंब किसकी डायरेक्शन बताए, इलेक्ट्रिक करंट की, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी, कर्ल्ड फिंगर्स, ये आपको डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर जैसे ये थंब है ये, तो ये बता रहा है डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में आपने थंब कर लिया। अब ये जो फिंगर्स हैं इनको आप मोड़िए यूँ, किधर से किधर को मुड़ रही हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे मोड़ रहे हो आपके हिसाब से उधर से अपनी साइड में देखना आप, है ना, मैं ऐसे करता हूँ चलो। अगर आप ऐसे मोड़ोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ऐसे कर लो तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से है तो कर्ल्ड फिंगर्स क्लॉकवाइज हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ें आपने देखी, दो केस देखे। केस वन क्या है, केस वन है कि यदि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो तो कर्ल्ड फिंगर्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, तो वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड, यदि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको ज़रा नोट करो। तो क्या समझ लिया कि ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता रहे हैं। अब हम देखो अलग अलग चीज़ों में इसको पढ़ के देखेंगे। एक तो देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर में अप्लाई करेंगे इसको, और एक अप्लाई करके देखेंगे सर्कुलर वायर में। इन दो में अप्लाई करके देख लेते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद वैसे बताना मुझे हाथ कैसा बनाया तो बहुत जल्दी मैंने ठीक है, पर चलो क्या है। ये गाड़ी भी तो आपने देखी थी ना 9th में, कैसी गाड़ी बनती थी हमारी एरोप्लेन वाली। तो पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, इसमें देखते हैं पहले, इसमें देख लेते हैं ना। करना क्या है, एक आपने स्ट्रेट कंडक्टर लिया है और इसको एक किसी टेबल टॉप पर, या अरे भाई कतई हाथ सही बन गया तो ये मजाक करने लग गया, देख रहे हो, तुम ही देख लो। ये बन गया चलो, और अब सही। तो ये कोई एक प्लेन है, प्लेन का मतलब टेबल है। मान लो टेबल में से आपने एक होल करके और एक तार निकाल दिया नीचे से, इतना तो हो जाएगा, ये कर दिया आपने। तो ये ए बी जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ये है कि इससे करंट पास हो सकता है। ये कंडक्टर है, इससे करंट पास हो जाएगा। अब अगर इससे हम करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप कैसे बनाओगे ये देखना है इसमें कुल मिलाकर। कैसे होगा, मान लो मैंने इसको एक सोर्स से जोड़ दिया, ये सोर्स है, यहाँ की है, ये है, ये प्लस और ये माइनस। अब ज़रा देखो, मुझे ये बताओ करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। आप कहोगे करंट सर जी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, यानी कि करंट तो कुछ यूँ फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन बना लो, ये जा रहा है करंट, ये गया करंट, ये गया करंट जा रहा है, इस तरह से जाएगा करंट। अब आपको करंट की डायरेक्शन पता है। अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता हो, उससे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। किससे, राइट हैंड थंब रूल से। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल था इसका यूज़ क्या था, इसका यूज़ था टू फाइंड द
टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये पूछा जा सकता है, CBQ में इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना इसे। करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताओ। तो एक काम तो ये हो सकता है कि आपने आयरन फिलिंग्स को लिया, वही बुरादा लोहे का, और आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया तो अपने आप अरेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताओगे? तो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, राइट हैंड लेना है और हंस के किसी की तरफ ऐसा करना है, करना भी नहीं, ठीक है, ये हरकतें नहीं करनी, पेपर पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये राइट हैंड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड अपवर्ड। अब ज़रा उंगलियों को फोल्ड करो, किधर फोल्ड हो रही हैं ये किधर फोल्ड हो रही हैं, तो देखो किधर फोल्ड हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बनेंगी, इनकी डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसी। तो अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता था कि मान लीजिए ये तो कंडक्टर ही हो गया, मान लीजिए मैं इसकी पोलरिटी बदल देता, ये प्लस माइनस में माइनस प्लस कर देता, अब क्या होता, अब क्या होता जी बताइए। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती ना, ये हो जाती करंट की डायरेक्शन, ये यानी कि नीचे की तरफ। करंट अगर नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हो जाएंगी, ये तो हमने भी पीछे पढ़ा ही था। क्लॉकवाइज का मतलब इधर, देख लिया कि नहीं, इसमें क्या देखा कि यदि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो जैसे मान लो ये कोई एक सर्कुलर वायर है ये, ठीक है, और इसको हमने एक प्लेन पर रखा, ये कोई एक प्लेन है, इस पर हमने इसको रख लिया। अब मान लो ये यहाँ से ये वाला एंड निकल के आया, यहाँ से ये वाला एंड निकल के आया, ठीक है, यहाँ लगा दिया की, यहाँ लगा दिया पावर सोर्स, सेल बैटरी जो लगाना आप चाहो, ये है प्लस ये है माइनस, ठीक है, ये हो गया सर्कुलर वायर और पूरा सेटअप हो गया। अब इसमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। क्या करेंगे, पहले तो करंट किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ले रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ले रहा है, तो ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो ये तो की को ऑन कर लो आप, की को ऑन कर लिया हमने, करंट फ्लो होने लगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, करंट फ्लो इस तरह से ही होगा। तो अब ज़रा इस पॉइंट पर देखो, यहाँ करंट ऊपर डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ सर्कुलर आपने इस तरह से रिंग्स बनाई, ये थोड़ी ज़्यादा नज़दीक बनेगी भाई, और इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर ये सर्कुलर वायर से करंट जा रहा है इधर से नीचे की तरफ, तो इसमें इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, इधर से जाएगा ये ऊपर की तरफ। इस तरह से आपने जो सर्कुलर वायर था इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल के बता दी। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ ये था। अब चलते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पर, ठीक है। अब आया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इन्होंने क्या कहा, ये भी भाई साहब आए और स्टेट से बोले रह घणे कतई ताऊ बनना से, हम भी तो हैं,
ऑस्ट्रेड ने कहा ठीक है भाई, हम ताऊ नहीं बन रहे, तुम ही ताऊ बन जाओ। बोले ठीक है, ये ले ताऊ अभी बढ़ते हैं। कैसे बने ये ताऊ? देखो, इन्होंने ये कहा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जिससे करंट पास हो जाए, कोई भी ऐसा कंडक्टर, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। सर ये कैसा है, कुछ ठीक से बता दो। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कुछ यूं है, ऐसे मान लो इसको, है ना, ये कुछ ऐसे है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मान लो रख दिया। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से समझना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने रखा, तो इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और इसी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, to find the direction of force when a current carrying conductor is placed in magnetic field. करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये रोटेट होने लगता है। कुल मिला के आप ये समझो कि जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इस कंडक्टर को रखेंगे तो ये रोटेट होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किधर रोटेट होगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, वो हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही पता चलता है। क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? अब इसको हम समझते हैं डिटेल में, तो इसको मैं हटाने जा रहा हूँ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मान लो ये लेफ्ट हैंड हमने ड्रॉ किया, तो ये कुछ इस तरह से है। ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, और ये तीनों ही फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इन दोनों का एंगल भी 90 डिग्री ही है। तो ये कहलाते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, तो अगर ये है थंब, ये है फर्स्ट फिंगर, और ये है मिडिल फिंगर, तो थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक मोटर में, जो हम दूसरे पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। यानी कि सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक जो सर्किट होता है वो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको उसमें पढ़नी है। अब इसके बाद एक टॉपिक है जो है क्लॉक रूल। इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब इसमें है दो टर्म, एक है सोलेनॉइड, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है, और इन्हीं से जुड़ा हुआ है एक टर्म जिसको हम कहते हैं क्लॉक रूल। ये इनको समझ लो ज़रा ध्यान से। तो देखो सोलेनॉइड क्या है, कोई एक कार्डबोर्ड लो आप, ऐसा कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर वायरिंग वाउंड कर दो आप। ये आपने वाउंड कर दी इसके ऊपर, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड होता है किसी भी एक कार्डबोर्ड पर जब हम वायर को वाउंड कर देते हैं, और जो वायर आप वाउंड करते हो ये वायर होता है कॉपर का। ये वायर का होता है, ये वायर होता है कॉपर का। तो कार्डबोर्ड कोई है, मान लो ये है कार्डबोर्ड, इसके ऊपर मैं वायर लपेट दूँ ऐसे करके, बहुत सारे टर्न्स बना दूँ इसमें, तो ये बन जाएगा सोलेनॉइड। प्लास्टिक हो सकता है या कार्डबोर्ड हो सकता है, ध्यान रखना, और वायर कॉपर का होना चाहिए। अब अगर इसी सोलेनॉइड में मैं इस कार्डबोर्ड को निकाल के यहाँ आयरन कोर लगा दूँ, ये क्या है, ये है आयरन कोर, और इस आयरन कोर में वायरिंग वाउंड कर दूँ मैं कॉपर वायर को, तो अब ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनमें छोटा सा ही अंतर है, छोटा सा ही। क्या अंतर है, इतना सा अंतर है कि ऐसा सोलेनॉइड जिसमें आयरन कोर लगा हो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, यानी कि आप इसे कह सकते हो सोलेनॉइड इज सोलेनॉइड विद आयरन कोर, या सॉफ्ट आयरन कोर कर दो, या आयरन कोर कर दो। ऐसा सोलेनॉइड जिसमें आप आयरन कोर लगा दो। अरे आपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट करते देखा होगा, जो वो चोबा सा होता है ना नेल आयरन का, उसके ऊपर वायर को लपेट देते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। अब ये क्या कर सकते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप इस सेटअप से करंट पास करोगे तो इट विल, ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जो आपको ये सेटअप दिख रहा है, इससे अगर आप करंट पास कराओगे तो ये पूरा सेटअप मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा। कब तक, जब तक अनटिल करंट फ्लोज, जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा, ठीक। अब इसमें बात आती है कि अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मान लो ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हमने करंट पास किया तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया है। बात सही है सर, लेकिन अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका नॉर्थ पोल कौन सा है सर, और साउथ पोल कौन सा है, तो बता दो। बात सही है, करंट पास इधर से हो रहा है इसमें, और करंट लौट करके इधर को आ गया, यानी कि आप देखोगे करंट यूँ फ्लो हो रहा है ऐसे। अरे भाई टर्न यूँ ही तो है इसमें, ऐसे ही तो है ये गोल टर्न, तो ज़रा देखो इसको गोल टर्न में पूरा करोगे तो ये किस तरह से है, कैसे है बताओ। तो ये एक तरह से क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है, करंट ऐसे ही तो फ्लो हुआ है इसमें, यूँ करके यूँ, यूँ करके यूँ का मतलब ऐसे, ऐसे तो क्लॉकवाइज हो गया। तो जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स का पता लगाना हो तब हम क्लॉक रूल का इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं, टू फाइंड द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे पता लगाते हैं, तो वो भी करंट की डायरेक्शन से। कैसे लगाते हैं, तो देखो ऐसे एस बनाना है आपको यू, यानी कि करंट की डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज हो तो वो साउथ पोल होता है, और अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ पोल कब बनेगी, जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन आप देखो क्लॉकवाइज बन रही है, तो ये कौन सा पोल बनेगा, तो ध्यान रखिए जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो पोल साउथ होगा, और जब करंट
एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पोल नॉर्थ होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो ये पोल कौन सा बन गया, साउथ। और अगर ये साउथ पोल है तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल हो ही गया। तो इसमें लिए इस्तेमाल होता है क्लॉक रूल। तो ये चीज़ें हमने सारी कंप्लीट कर ली। अब इसमें कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें और समझ लो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें और आपको बता देते हैं इसमें। इसके बाद ये वाला पार्ट हम एंड कर देंगे। एक तो बात है इसमें ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर गॉस भी इसकी एक यूनिट है। साइंटिस्ट का नाम है वैसे गॉस, ठीक। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस आई बाई आर या 1/r। इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये कुछ रिजल्ट इस तरह से निकल के आता है आई बाई आर। बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर। अब ये आर के बारे में तो देखो, ये टर्म तो आपने समझ लिया कि ये आई तो है करंट और ये आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जैसे मान लो ये कोई वायर है और यहाँ कंपास रखा है तो इनकी दूरी हो गई आर, ठीक है। तो दूरी कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। एक टर्म तो ये समझ लिया आपने। दूसरा आपने देखा था कि मैग्नेटिक वाले पार्ट में आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, जहाँ फोर्स आता था फोर्स। तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू बी आई एल साइन थीटा। ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट, एल है लेंथ, यानी कि ये वायर लेंथ है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बस यही दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट इस चैप्टर से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं इसमें सारे में। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया ये। अब पार्ट 2 इसके जस्ट बाद ही आ जाएगा, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स इसके बना लीजिए। सेकंड पार्ट में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, ठीक है।